नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन विद अनिल में। मैं आपका होस्ट अनिल चौधरी लेके आया हूँ नई वीडियो। दोस्तों, हमेशा की तरह 20 क्वेश्चंस की MCQ वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है। पहले 3 क्वेश्चंस आपके लास्ट टाइम के होमवर्क रहते हैं इस वीडियो में, नए स्टूडेंट्स को बता रहे हैं हम ये। और लास्ट के 3 क्वेश्चंस आज के होमवर्क रहेंगे जो आपको कमेंट बॉक्स में जिनके आंसर बताने हैं। आज के होमवर्क इतने ज़्यादा आसान नहीं है, तो आप ट्राई करिएगा। अगर आपको आते हों तो ज़रूर बताइएगा, हमें अच्छा लगेगा। इसके अलावा फ्राइडे से हमारा DSSB, KVS, NVS, UPTGT इन सभी का एक कंप्लीट फिजिकल एजुकेशन का बैच स्टार्ट होने जा रहा है। तो अगर आप उसमें एनरोल करना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पे हमें व्हाट्सएप करके उसकी डिटेल्स लेके और जुड़ सकते हैं उस ग्रुप से, पेड ग्रुप से, और अपनी तैयारी बहुत अच्छी कर सकते हैं। अभी हमारा हरियाणा का जो रिज़ल्ट आया है उसमें हमारे ग्रुप से 10 से 15 लोग, जो हमारी जानकारी में है अभी तक 10 से 15 लोगों ने पेपर क्लियर करा है। हालांकि और भी होंगे, लेकिन काफ़ी कम स्टूडेंट्स हैं जो सफलता के बाद टीचर को याद रखते हैं। तो खैर, उनकी वीडियो मैं कोशिश करूँगा कि मैं उनकी जो भी उनकी सफलता है उसको मैं आपके सामने प्रस्तुत कर सकूँ। तो दोस्तों चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो क्या कह रहा था पहला क्वेश्चन लास्ट टाइम का होमवर्क? किसको राइडर्स मसल भी कहा जाता है? विच वन इज़ कॉल्ड राइडर्स मसल? अच्छा, आप एक बात बताइए, राइडर का राइड करने का मतलब क्या होता है? अगर मैं आपसे छोटी सी चीज़ पूछूं कि राइड करने का मतलब क्या होता है, तो आप बोलेंगे किसी के ऊपर सवारी करना। ठीक है, चाहे आप गाड़ी के ऊपर करें, स्कूटी, बाइक, किसी घोड़े के ऊपर, गधे के ऊपर, किसी के भी ऊपर। ठीक है दोस्तों, तो इसके नाम से ही पता चलता है कि वो मसल्स जो राइड करने में काम आती हैं सबसे ज़्यादा। जैसे हम घोड़े के ऊपर बैठते हैं तो सबसे ज़्यादा कौन सी मसल काम आती है? अगर आपको कंट्रोल बना के रखना है, सिर्फ बैठ के गिर जाने के लिए नहीं बात कर रहा हूँ मैं, बैठ के राइड करने की बात कर रहा हूँ। तो सही बताया आपने दोस्तों एकदम। क्या रहेगा इसका आंसर यहाँ पे? एडक्टर मसल्स। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट रहेगा यहाँ पे आपका, एडक्टर मसल्स। और इसके अलावा एडक्टर मसल्स में आपकी बहुत सारी मसल्स होती हैं, जैसा कि आपके सामने है। तो सबसे नॉर्मल जो हमें पता होनी चाहिए वो है आपकी एडक्टर लॉन्गस, जो कि लंबी होती है, इस वजह से इसका नाम एडक्टर लॉन्गस है। दूसरी एडक्टर मैग्नस, एडक्टर ब्रेविस। ब्रेविस मतलब कि छोटी मसल जो होती है, छोटा साइज़ कहते हैं ब्रेविस को। और ये आपका सबसे लास्ट में जो दिखा रखा है ग्रेसिलिस, और जो पहला पेक्टिनियस। ठीक है, तो ये सारी मिलके जो नाम होता है इन सारी मसल्स को हम लोग एडक्टर मसल्स कहते हैं। इसके अलावा इनका इंसर्जन और ओरिजिन भी देख लेते हैं थोड़ा सा। हालांकि ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पर जब पढ़ते हैं तो अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो पहली बात इसमें लिखा है दीज एडक्टर मसल्स इंसर्ट ऑन द बैक ऑफ फीमर। तो जो फीमर हड्डी होती है ना, उसके फ्रंट में इनका जुड़ाव नहीं होता है, पीछे की तरफ होता है। अभी इसका रीज़न भी मैं आपको बता दूंगा पीछे क्यों होता है। इसके अलावा निशान आपको दिख गए होंगे कि भाई फीमर में कहाँ कहाँ पे कौन सी मसल जुड़ती है, और आपकी ओरिजिन कहाँ है और इंसर्जन कहाँ है इनका। ठीक है दोस्तों, अब आ जाते हैं हम अपने लॉजिक पे जो मैं आपको बता रहा था। तो एडक्टर का मतलब क्या होता है? ठीक है, एडक्टर का मतलब होता है, जैसे दोस्तों आपको मैं छोटी सी चीज़ समझाऊं, जैसे ये मिड लाइन है। ठीक है, ये आपकी 2 उंगलियां हैं। ठीक है, ये 2 उंगलियां हैं। अगर ये इनके पास आएंगी, ये मिड लाइन है दोनों की, अगर ये एक दूसरे के पास आएंगी, मिड लाइन में आएंगी, मतलब कि ये एडक्टर एक्शन है। ठीक है, एडक्टर एक्शन। और ट्रिक भी बता दूंगा। लेकिन अगर ये दूर जाती हैं, ठीक है, दूर जाती हैं, तो हम क्या कहेंगे दोस्तों? तो हम कहेंगे इसको एबडक्टर। एबडक्टर। ठीक है, अब इसका लॉजिक सुन लेते हैं। मैंने बताया आपको कि भाई एडक्टर होती हैं जो एडक्टर, और थोड़ी से एबडक्टर। ठीक है, ये मैंने आपको बताया कि भाई ये पास होती हैं, ये पास करती हैं, मतलब कि मिड लाइन के पास, मिड लाइन, और ये दूर करती हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे डी और डी कॉमन है, यहाँ पे बी और डी है। तो आपने पढ़ा होगा, मतलब सिंपल सी चीज़ है, जो सेम थिंकिंग के होते हैं वो एक साथ रहते हैं, और जो सेम थिंकिंग के नहीं होते हैं वो दूर दूर निकलते हैं एक दूसरे से। ठीक है दोस्तों, ये पास आएंगे हमेशा मिड लाइन के। तो डी डी मतलब कि एडक्टर, जैसा कि इसमें लिखा है एडक्टर, ये एबडक्टर नहीं है। बी और डी अलग अलग लिख दिया, तो वो नहीं है ये। ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, आप ट्रिक अपनी खुद बनाइए तो और भी ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। 1986 के सियोल एशियाई खेलों में पीटी उषा
ने कितने पदक जीते? हाउ मैनी मेडल्स डिड पीटी उषा वॉन इन 1986 सियोल एशियन गेम्स? तो आप जानते ही होंगे, इनसे हमेशा क्वेश्चन बनता ही बनता है ऑलमोस्ट हर पेपर में। और पीटी उषा जी को तो आप जानते ही होंगे, क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक एंड फील्ड, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ इस क्वेश्चन के आंसर की, तो क्या आंसर रहेगा दोस्तों इसका? सही बताया आपने, टोटल मेडल पूछे हैं इसमें। तो टोटल मेडल कितने रहेंगे हमारे? 5 थे इसमें हमारे टोटल मेडल्स, ठीक है। तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है यहाँ पे। पर मैं आपको और डिटेल्स बता देता हूँ। लास्ट टाइम शायद हमने एक क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती कर दी थी, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ ने, 2-3 स्टूडेंट्स ने वो गलती को क्लैरिफाई भी करा अच्छे से, तो हमें अच्छा लगा। तो 1986 मतलब कि सियोल ओलंपिक्स गेम, मतलब कि यही जो पूछा है यहाँ पे, इसमें क्या हुआ था दोस्तों? ये गोल्ड है, ये आपके सिल्वर लिख दिए मैंने। तो 4 गोल्ड थे आपके और 1 सिल्वर था, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ 1985, जो मैंने पिछली बार आपसे पूछा था पिछली वीडियो में, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप ज़रूर देख लें जाके। तो वो आपकी एशियन चैम्पियनशिप थी जो जकार्ता में हुई थी उस साल। तो इसमें क्या हुआ था दोस्तों, इस साल आपका गोल्ड तो 5 थे लेकिन एक ब्रॉन्ज और था, ठीक है, ब्रॉन्ज था 1। तो याद रखें यहाँ पे टोटल पूछता अगर 1985 में तो हम 6 बताते, और 1986 में पूछता तो 5 बताते। बाकी आपके सामने गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज की काउंटिंग मैंने बता दी है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नीचे और इनके बारे में थोड़ा सा और बता देता हूँ मैं। अर्जुन अवार्ड कब मिला था इन्हें? तो अर्जुन अवार्ड आपका मिला था इन्हें 1983 में, ठीक है दोस्तों, 1983 में। और पद्मश्री कब मिला था? तो आपका 1985 में, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नीचे अब। थर्ड क्वेश्चन क्या है दोस्तों? वेंट्रिकल और आर्टरियम के आराम की स्थिति को कहा जाता है? रिलैक्सेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स एंड एट्रियम इज कॉल्ड। तो इसको मैं आपको थोड़ा सा एक फ़ोटो के जरिए इसको समझाना चाहूँगा, ठीक है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं 2 हार्ट, यहाँ पे 2 हृदय की फ़ोटो दे रखी है आपको। तो इसमें एक है रिलैक्स्ड हार्ट, मतलब कि वो एकदम आराम से है, जो उसकी नॉर्मल पोजीशन होती है उस पोजीशन पे है। और एक आपका क्या है दोस्तों? एक आपका है कॉन्ट्रैक्टेड हार्ट, ठीक है दोस्तों। तो रिलैक्स्ड यहाँ पे पूछा हुआ है, तो रिलैक्स्ड में कौन सी होती है? मैंने आपको पिछली बार भी बताया था एक चीज़, देखो, एक होता है रिलैक्स्ड और एक होता है आपका कंसेंट्रिक, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टेड। ये आपका रिलैक्स्ड हो गया, ये आपका कॉन्ट्रैक्टेड हो गया। तो मैंने इसको एक छोटा सा ट्रिक बताया था, जब आपका रिलैक्सेशन की बात हो तो यहाँ पे आर है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन की बात हुई है इसलिए यहाँ पे सी है। तो आर के सामने कौन सा आएगा दोस्तों? जो छोटा होगा, मतलब कि डी। और सी के पास कौन सा आएगा? अपोजिट, क्योंकि सी सबसे छोटा है। तो डी और एस में सबसे बड़ा कौन सा है? तो एस, ठीक है। ये हमारी यहाँ पे ट्रिक बनाई थी मैंने, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को। अक्सर इसमें हम लोग देखते हैं, आप जल्दी से पूछोगे तो तुक्का मार देते हैं लोग कि भाई डायस्टॉल होता है आपका कॉन्ट्रैक्ट होना, ठीक है, क्योंकि हम ग्रुप में करवाते हैं तो नॉर्मली हमें पता रहता है कि स्टूडेंट्स की कहाँ पे गलतियाँ करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब आप बिल्कुल गलती ना करें। अगर मैं यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल्स एंड एट्रियम पूछता कि सिकुड़ाव वेंट्रिकल्स और एट्रियम का, तो आप क्या बताते कि भाई सिस्टोल में होता है वो, तो ठीक है। तो अब इस पे हमें कोई भी आपकी तरफ से गलती की उम्मीद नहीं रखते हैं हम लोग। चलते हैं नीचे, अब आ जाते हैं एक बेहतरीन क्वेश्चन पे। 4th क्वेश्चन, ATP PC एरोबिक है या एनारोबिक है? ATP PC एरोबिक और एनारोबिक, तो दोस्तों क्या है ये? तो थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स को शायद ये नहीं पता होगा, क्योंकि ये अभी फ़िलहाल में हमने हमारे MCQ पेड ग्रुप में टॉपिक कराया था। तो काफ़ी स्टूडेंट्स को इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी। तो उस कन्फ्यूजन को एटलीस्ट मैं ATP क्लियर कर देता हूँ उन सबको भी, और आप यूट्यूब व्यूअर्स को भी। तो हमारी बॉडी में हम कोई भी काम करते हैं, आप चाहे शॉर्ट पुट फेंको, चाहे आप 100 मीटर रेस करो, चाहे 1500 मीटर रेस करो, चाहे आप 3 किलोमीटर भागो, आधा घंटा भागो, 1 घंटा भागो, आपको एनर्जी चाहिए ही चाहिए, ऊर्जा चाहिए ही चाहिए। तो हम लोग ऊर्जा तंत्र पढ़ते हैं, हमारा एक टॉपिक है पूरा प्रॉपर एनर्जी सिस्टम्स। उसमें जो सबसे पहला टॉपिक होता है वो ATP PC सिस्टम होता है। हालांकि इस टॉपिक को हमने सोचा है हम 2-3 महीने बाद इसको अच्छे से करवाएंगे, बड़े अच्छे तरीके से।
तो इसमें ये पूछा ये एरोबिक है या एनारोबिक है। अब एरोबिक का मतलब होता है विद द यूज़ ऑफ ऑक्सीजन, कि भाई ऑक्सीजन भी यूज़ हो रहा हो, ठीक है दोस्तों, इस्तेमाल हो रही हो। एनारोबिक का मतलब होता है कि नहीं हो रही हो, ठीक है दोस्तों। पर उसका मतलब एनारोबिक का हमेशा ये मतलब नहीं होता है कि बिल्कुल ही ऑक्सीजन यूज़ नहीं हो रही है, क्योंकि हम एक्शन करते हैं तो ऑक्सीजन मतलब कि एरोबिक भी साथ में चलता रहता है बहुत बार और एनारोबिक भी चलता रहता है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा अब मैं आपको एक फ़ोटो के ज़रिए समझा देता हूँ, थोड़ा सा मुश्किल होगा, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, थोड़ा सा हार्ड है, इतना ज़्यादा इजी नहीं रहेगा ये समझाना। तो आप सब ने पढ़ा ही होगा 11th 12th या आपने कभी तो पढ़ा ही होगा कि भाई हमें एनर्जी का जो मतलब बेसिक मॉलिक्यूल है वो ATP होता है, एडिनो ट्राईफॉस्फेट, ठीक है। तो ATP मतलब कि एडिनो ट्राईफॉस्फेट, ठीक है। एक तो हो गया आपका इसमें A और 3 मॉलिक्यूल हो जाते हैं फॉस्फेट के, ठीक है। ये 3 मॉलिक्यूल हो गए फॉस्फेट के, क्योंकि ट्राई बोला है ना यहाँ पे, ट्राईफॉस्फेट, ठीक है। तो हम जब भी कोई वर्क करते हैं तो इसमें से एनर्जी निकलती है, एनर्जी यहाँ निकलती है बेसिकली यहाँ पे, क्योंकि ये जो फॉस्फेट है ये अलग हो जाता है, इसके अलग होने से एनर्जी निकलती है, ठीक है। अब एनर्जी निकलेगी तो यहाँ पे क्या बचेगा, A, P और P, तो इसको हम क्या कहेंगे, एडिनो डाईफॉस्फेट, ठीक है, एडिनो डाईफॉस्फेट। लेकिन सिर्फ एडिनो डाईफॉस्फेट होने से हमें एनर्जी कभी नहीं मिलेगी, या तो किसी भी तरीके से यहाँ पे एक और P लगा दो आप, मतलब कि भाई बॉडी ऐसा कुछ करे ताकि यहाँ पे एक और फॉस्फेट आ जाए मॉलिक्यूल और ये आपका पूरा ATP बन जाए और दोबारा कॉन्ट्रैक्शन हो जाए मसल का। तो यही इसके 3 तरीके हैं ये बनाने के, ठीक है। एक है आपका ये जो ATP PC सिस्टम, एक है आपका लैक्टिक जिसमें लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, और एक है आपका एरोबिक सिस्टम, ठीक है। तो अब ये फ़ोटो आप देख सकते हैं, आप सबके सामने ये मैंने फ़ोटो दिखा रखी है। तो इसमें नॉर्मली साइड में, राइट हैंड साइड में आपके सीधे हाथ में दिखा रखा है कि कार्बोहाइड्रेट मसल ग्लूकोज जो होता है ये आपका मतलब कि इससे एनर्जी मतलब कि आपकी एनर्जी स्टोर हो जाती है ATP की फॉर्म में, क्योंकि सबने पढ़ा है आप खाना खाते हो कि आपकी मसल्स में जाके ATP स्टोर हो जाता है जो आपको काम करने में हेल्प करता है, ठीक है। अब जब ATP यूज़ होगा, ठीक है, आपने मसल को कॉन्ट्रैक्ट करा तो हुआ क्या, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल हट जाता है जिस कारण से एनर्जी निकलती है। एनर्जी निकलेगी तो आपके सामने ये जो धमाका सा दिख रहा है मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा, और मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा तो आपका ADP बचेगा, मतलब कि एडिनो डाईफॉस्फेट, मतलब कि 2 आपके मॉलिक्यूल्स बचेंगे फॉस्फेट के, ठीक है। अब होता क्या है, हमारी मसल्स में, हमारी मांसपेशियों में क्रिटीन फॉस्फेट स्टोर्ड रहता है हमेशा, ठीक है। लेकिन इतनी ज़्यादा तादाद में नहीं रहता है कि इसके ज़रिए हम बहुत लंबे टाइम तक काम कर सकें। मतलब इतना रहता है कि बस आपके ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 12 सेकंड तक का आप कोई एनर्जेटिक काम कर सकते हो जिसमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा चाहिए। जैसे आपको शॉट पुट फेंकना है तो उसमें आपको 4 से 5 सेकंड के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक है दोस्तों। आपको कोई गोल्फ मारना है, कोई गोल्फ की बॉल को हिट करना है, तो उन परिस्थितियों में आपको ये सिस्टम यूज़ होता है। तो अब होगा क्या, क्रिटीन फॉस्फेट में से फॉस्फेट को अलग करेगा, अपने आप को अलग करके ADP में मिल जाएगा और दोबारा से ATP बन जाएगा, जैसा कि ये साइकिल दिख गई आपको, और दोबारा से वही शुरू हो जाएगा। लेकिन जब क्रिटीन फॉस्फेट ख़त्म हो जाता है मसल्स में, जब नहीं बचेगा 10 सेकंड के बाद, फिर आपका लैक्टेट सिस्टम शुरू हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो शायद ये आप लोगों को थोड़ा सा समझ आया होगा, मैं उम्मीद करूँगा। अगर आपको ये टॉपिक थोड़ा भी क्लियर हुआ है, ये सिस्टम एटलीस्ट, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसा लगा। चलते हैं नीचे। तो इसका मैंने क्या बताया दोस्तों, देखो इसमें कहीं भी हमने ऑक्सीजन की बात नहीं करी कि भाई मुझे ऑक्सीजन चाहिए, मैंने कहीं भी नहीं बताया आपको। तो ऑक्सीजन नहीं चाहिए तो हमेशा एनारोबिक होगा, मतलब कि B ऑप्शन एकदम करेक्ट रहेगा, ठीक है दोस्तों। कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा यहाँ पे, B ऑप्शन करेक्ट रहेगा, B, ठीक है। चलते हैं नीचे। 5th क्वेश्चन, टॉप्स का पूर्ण रूप क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टॉप्स। तो टॉप्स आप जानते होंगे एक स्कीम है, ठीक है। तो एक स्कीम है जो साई के द्वारा चलाई जा रही है। 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी, 2014 में। किसके लिए हुई थी, 2016 में जो भी ओलंपिक मेडलिस्ट मतलब कि देश को लगते थे कि भाई ये मेडल ला सकते हैं, इनको थोड़ा हम इनको सर्विसेज देंगे, इनको फैसिलिटीज़ देंगे, इनको डाइट देंगे, न्यूट्रिशनिस्ट देंगे, अच्छा एक जो इनकी बताएगा भाई कि क्या कम है क्या ज़्यादा, तो ये मेडल पक्का लेके आएंगे। तो इन सारी चीज़ों के लिए टॉप्स एक स्कीम निकाली थी जिसकी फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, तो फुल फॉर्म आपने एकदम सही बताया, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम,
ठीक है, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, मतलब कि ये चाहते थे कि जो भी एथलीट्स हैं वो ओलंपिक के पोडियम पे जाए, उनका टारगेट हो वो, ठीक है दोस्तों। और 2020 भी इनका टारगेट आपको बता दिया जाए, और अच्छा परफॉर्म भी कर रही है, ठीक है। चलते हैं नीचे 6th क्वेश्चन में। एच क्लार्क ने शारीरिक शिक्षा के केवल 3 उद्देश्यों का उल्लेख किया, कौन सा गलत है? एच क्लार्क मेंशंस ओनली 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन, विच इज़ द रॉन्ग वन। तो आप बताइए कौन से 3 दिए थे? तो सही बताया आपने, डी ऑप्शन एकदम करेक्ट रहेगा यहाँ पे, ये नहीं दिया था, ठीक है दोस्तों, इसको यहाँ पे बिल्कुल इग्नोर करें, स्वास्थ्य को ये इन्होंने नहीं दिया था। इसके अलावा मतलब कि पहले 3 दिए थे, मतलब कि PSC, हर चीज़ को ट्रिक बना लीजिए, मेनली चीज़ों का जो आपको भाई जिनमें कुछ समझने का नहीं है उनको ट्रिक बना लो, तो कम ऊर्जा लगेगी आपकी और जल्दी से आप चीज़ों को कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। चलते नीचे, PSC मैंने इसलिए बोला, P से आपका फिजिकल फिटनेस, S से आपका सोशल एफिशिएंसी और C से आपका कल्चर, ठीक है। चलते हैं नीचे, शरीर के मध्य की ओर एक अंग का हिलना डैश कहलाता है, मूवमेंट ऑफ लिम्ब टुवर्ड द मिड लाइन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड। तो ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ, मैंने आपको बताया था कि D और D हमेशा एक दूसरे की तरफ जाते हैं, मतलब कि मिड लाइन की तरफ जाते हैं, मध्य रेखा की तरफ जाते हैं। तो इसका आंसर आप बिन आंख देखे, मतलब कि बिना देखे बता सकते हैं कि इसका C ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है दोस्तों। एडक्शन इसका आंसर है, एकदम करेक्ट आंसर। इसके अलावा मैं फ़ोटो भी दिखा देता हूँ आपको एक, तो इस फोटो में आप क्लियरली देख सकते हैं जब एडक्शन की बात हो रही है तो हाथ एक साथ मिलेंगे आगे आके, राइट हैंड साइड में सीधे हाथ पे दिख रहा है आपको। और जब एबडक्शन होता है तो वो जो हाथ है ना वो मतलब कि मध्य से अपोजिट होते हैं, मिड लाइन में नहीं जाएंगे, मध्य रेखा की तरफ नहीं जाएंगे, अपोजिट जाएंगे दोनों, ठीक है। हमें कुछ मोशंस ऐसे हैं जो पता होने चाहिए। जैसे अगर मैं एक बात करूँ, एक और एग्जांपल आपके सामने हाथ का दिखा देते हैं। तो हाथ में आप, ये सीधा हाथ है, पहली बात, मतलब सीधा हाथ नहीं है, मतलब कि हाँ ये सीधा हाथ है और आपकी तरफ फेस कर रहा है हाथ, ठीक है, मतलब कि नीचे की तरफ नहीं है, ये आपकी तरफ फेस कर रहा है हाथ, मतलब कि अंगूठा भी सीधे, मतलब कि सीधे हाथ की तरफ कर रहा है, उल्टा ना करके समझें वरना सारा गलत हो जाएगा और आपको लगेगा मैंने गलत पढ़ाया है। तो एडक्शन की बात होगी तो भाई किस तरफ होगा, सही बताया आपने, मध्य रेखा कहाँ है, अंदर की तरफ है आपकी बॉडी की, तो अंदर की तरफ होगा, एकदम सही बताया आपने। और एबडक्शन की बात होगी तो ये बाहर की तरफ जाएगा, ठीक है, बाहर की तरफ, जैसे कि आप देख सकते हैं दोनों एकदम करेक्ट है ये। तो चलते हैं अब नीचे दोस्तों, वर्ग 1, 8वां क्वेश्चन आपका, वर्ग 1 लीवर में प्रयास बढ़ता है जब लोड फलक्रम के करीब जाता है। In class 1 levers, the effort increases as the load moves closer to the fulcrum. तो ये कह रहा है, ये मतलब कि एक छोटी सी बात कह रहा है, आप मुझे बताइएगा। मैं पहले आपको एक छोटे से एग्जांपल समझा देता हूँ। जैसे अगर मैं बात करूँ, ये एक आपका, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम समझाऊंगा ना, मतलब प्रैक्टिकल एग्जांपल, तो आपको इतना अच्छे से समझ आएगा कि आप पेपर में कभी नहीं भूलेंगे और प्रैक्टिकली लाइफ में भी समझेंगे कि ऐसा क्यों होता था। आपने देखा होगा बहुत बार होता ये है कि आप सीसॉ जब झूलते हैं अपने दोस्त के साथ, आपने देखा होगा आप अगर दोनों सेम वेट के हैं, जैसे मैं भी 60 kg का हूँ और आप भी 60 kg के हैं और हम दोनों के दोनों मतलब कि झूला झूल रहे हैं, तो होगा क्या, अगर मैं आपको यहाँ, मतलब कि ये डंडा है इसके ऊपर रखा हुआ है ये, ठीक है, मैं यहाँ खुद तो बैठ गया यहाँ पे और आपको बैठा दिया मैंने यहाँ पे। ये झूला कुछ इस प्रकार से बनाया हुआ है कि ये जो डंडा है छोटा है, ठीक है, और ये जो डंडा है बड़ा है मेरे वाला। तो होगा क्या, मैं जब भी बैठूंगा ना आप जब भी ऊपर उठ जाओगे, हालांकि वेट बराबर है हम दोनों का, क्योंकि इसमें क्या है कि मेरे को आपकी सपोर्ट ज़्यादा मिल रही है। ये जो मशीन बनाई है, ये जो मतलब कि जो मैंने जिस तरीके से आपका जो हैंडल था उसको मैंने छोटा कर दिया, तो उससे मेरे को फ़ायदा हो गया, ठीक है दोस्तों, क्योंकि मेरे को उठाने में ताकत कम लगेगी। तो देखा भी होगा आपने। तो अब एक एग्जांपल दिखा देते हैं आपको। तो ये जो एग्जांपल है आपने देखा होगा कई बार, जब कोई ईंट होती है, आप पत्थर देख लीजिए, आपके सामने बहुत बड़ा पत्थर है ये, क्योंकि ये नॉर्मली एग्जांपल में आप प्रैक्टिकली नहीं समझेंगे इसको, तो मैं नॉर्मली ऐसे समझा रहा हूँ। आपने देखा होगा बहुत बार, मतलब कि मिट्टी में कोई ईंट दबी होती है, कोई भी ईंट दबी है और आपको निकालना है, बहुत कोशिश करते हैं, नहीं निकलती है। लेकिन अगर कोई ऐसी सरिया लेके आता है, बोलता है रुक जा, उस ईंट के नीचे फंसा देते हैं हम सरिये को
और लंबे लंबे मतलब कि लंबे भाग की तरफ हम दबाव डालते हैं और वो ईंट तुरंत निकल के आ जाती है बाहर। हालांकि आपने इतना दम नहीं लगाया, लेकिन वो तुरंत बाहर निकल के आ गई। ठीक है, तो हुआ क्या यहाँ पे, आपको एफ़र्ट कम लगाना पड़ा। ठीक है, आपको एफ़र्ट कम लगाना पड़ा। अगर मैं बोलूँ जितना ईंट के अंदर आपने लोहा डाला था नीचे की तरफ निकालने के लिए, उतना ही मैं ऊपर रखता सिर्फ, तो आपसे निकलती भी नहीं ईंट कभी भी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या आंसर रहेगा 8th क्वेश्चन का? सही बताया आपने एकदम, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट रहेगा यहाँ पे। बहुत अच्छे से समझा दिया है और काफ़ी बार ये टॉपिक में समझाता रहता हूँ आपको अक्सर। 9th क्वेश्चन, लैक्टिक प्रणाली का स्पोर्टिंग उदाहरण है। लैक्टिंग स्पोर्टिंग एग्जाम्पल ऑफ लैक्टिक सिस्टम इज, तो मैंने आपको बताया ATP PC सिस्टम, जो ऊपर एनर्जी का ऊर्जा तंत्र का एक सिस्टम है, पहला सिस्टम जो 10 सेकंड तक काम करता है नॉर्मली। तो उसका एग्जांपल क्या होगा दोस्तों यहाँ पे? उसका एग्जांपल तो मैंने बता दिया था आपको, भाला फेंक, शॉट पुट, गोल्फ, कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें 10 सेकंड से कम लग रहे हैं और स्टार्टिंग से आपने कोई मतलब कि बिल्कुल फ्रेश हो आप एकदम। ठीक है, तो यहाँ पे लैक्टिक सिस्टम का कौन सा रहेगा? सही बताया आपने, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट रहेगा यहाँ पे। लैक्टिक सिस्टम की अगर बात कर रहे हैं हम लोग, अभी इसको बता भी देंगे। देखो पहली बात, ऑप्शन से ही पता चल जाता है आपको। ऑप्शन में एक दूसरा ऑप्शन बचता है मैराथन, तो मैराथन में तो आपका एरोबिक सिस्टम वर्क करेगा। इतना लंबे समय तक आपको काम करना है, आप बिना ऑक्सीजन के काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऑप्शन बच जाता है ए आपका 50 मीटर स्विम, 50 मीटर तैरना। ठीक है, और क्लोज ऑप्शंस नहीं देगा इसमें क्योंकि डिफाइंड चीज़ें नहीं है एकदम। चलते हैं नीचे। 10th क्वेश्चन, एशियाई खेलों में पुरुष की हॉकी में भारत ने कितनी बार स्वर्ण पदक जीता है? हाउ मेनी टाइम्स हैज़ इंडिया वॉन द गोल्ड मेडल इन मेंस हॉकी एट एशियन गेम्स? तो सही बताया आपने एकदम दोस्तों। क्या रहेगा यहाँ पे? 3 गोल्ड मेडल जीते हुए हैं हमारे देश ने एशियन गेम्स में, याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। 11वां क्वेश्चन, ये मतलब कि पेड ग्रुप में, हमारे पेड ग्रुप में MCQ में इतने स्टूडेंट्स ने गलत करा, मतलब कि अगर मैं मान के चलूँ, जैसे हमारे ग्रुप में 200 के आसपास स्टूडेंट्स हैं, तो उस टाइम पे 40-50 स्टूडेंट टेस्ट दे रहे होंगे शाम में, तो 40-50 में से 30 आंसर तो गलत थे एकदम और 5 से 10 आंसर सही थे। और धीरे धीरे लेकिन स्टूडेंट को समझ आने लगा, फिर सारे लोग सही बताने लग गए। तो इसमें पूछा है कि भाई डिफरेंस बताइए सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर में। तो आपको कितनी बार मैं बता चुका हूँ, मतलब कि आपने सीधा उन लोगों ने बी ऑप्शन को करेक्ट बता दिया, इतने गलत आंसर कैसे बता सकते हैं? एक तो कॉन्फिडेंस आ जाता है ना ज़्यादा ही कभी कभार, तो उसको ना खिलाएं। तो सिस्टोलिक डायस्टोलिक, तो यहाँ पे आपको पता है एक 80 रहता है आपका और एक रहता है 120। ठीक है दोस्तों, तो इन दोनों का डिफरेंस पूछा है, तो इन दोनों का डिफरेंस तो 40 हुआ। आप कैसे कह सकते हैं कि 80 इसका आंसर होगा? ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो ए ऑप्शन एकदम करेक्ट रहेगा यहाँ पे, बिल्कुल भी गलती ना करें, आंख बंद करके 40 को हमेशा सही करें इस क्वेश्चन में। और ये दोनों मैंने ऊपर आपको बता भी दिया था। 12th क्वेश्चन, लेस्ली ने शारीरिक शिक्षा के 5 उद्देश्यों का उल्लेख किया है, जो गलत है उस पर डैश लगा के हमें ज़रूर बताएं। लेस्ली हैज़ मेंशन्ड 5 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन, विच इज़ द रॉन्ग वन? एक सेकेंड, गलती से हाथ लग गया दोस्तों। तो कौन सा गलत है इसमें ये बताना है आपको। तो आपने एकदम ठीक बताया, गलत है इसमें डी ऑप्शन एकदम यहाँ पे करेक्ट रहेगा, मतलब कि वैसे करेक्ट है लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से गलत है। ठीक है, डी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, बाकी सारे लेस्ली ने हमें ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं फिजिकल एजुकेशन के, ये भी एक टॉपिक कराया था पूरा प्रॉपर, फिजिकल एजुकेशन के डेफिनेशंस और आपके ऑब्जेक्टिव्स। 14th क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। वर्ग 2 लीवर में प्रयास कम हो जाता है जब लोड फलक्रम के करीब जाता है। इन क्लास 2 लीवर्स द एफर्ट डिक्रीजेज एज द लोड मूव्स क्लोजर टू द फलक्रम। ठीक है दोस्तों, ये मतलब कि ऐसी चीज़ पूछ रहा है कि जैसे आपके सामने एक एग्जांपल देता हूँ, आपने ट्रॉली देखी होगी, ऐसे यूज़ करते हैं आपके रेलवे स्टेशन पे भी या बड़ी बड़ी मार्केट पे, जहाँ पे नॉर्मली हर 2-3 मिनट में बड़े सामान को लेके जाना है। तो ये जो बीच में बड़ा सा लोड मोशन दिख रहा है, मतलब कि जहाँ पे वजन है, इसको अगर मैं पीछे कर दूंगा, जहाँ आप हाथ से पकड़ोगे ज़्यादा ही पीछे, तो आपको भी नीचे ले जाएगा ये। ठीक है, मतलब कि आगे तो बढ़ेगा ही नहीं और आपको भी नीचे ले जाएगा। लेकिन अगर आप इसको जहाँ पे ये दिख रहा है वहीं पे रहने देंगे, मतलब कि उस फलक्रम के पास, उस गोले के पास, उस टायर के पास,
तो एकदम बढ़िया चलेगा और आपको बिना एफर्ट के आप इसको आराम से लेके जाओगे, जैसे कूली लेके जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या बताया है, इसमें क्या आंसर रहेगा आपका, एक सेकंड दोस्तों, इसका आंसर रहेगा ए आपका ट्रू, एकदम बिल्कुल सही बताया इन्होंने, क्योंकि भाई आपका डिक्रीज हो जाता है जब फलक्रम के पास जाता है, सत्य है ये फैक्ट। 15th क्वेश्चन, एशिया के ओलंपिक परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है, जो एशियाई खेलों का आयोजन करता है। वेयर आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, द बॉडी विच ऑर्गेनाइजेज द एशियन गेम्स लोकेटेड। तो कहाँ लोकेटेड है दोस्तों, आपने एकदम सही बताया, कुवैत में, कुवैत सिटी में। ठीक है, कहाँ, दोबारा गलत हो गया, कुवैत सिटी में। ठीक है, कुवैत सिटी में आपका लोकेटेड है ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, जो कि आपके एशियन गेम्स को हैंडल करता है। 16 क्वेश्चन, संतृप्त वसा में उच्च आहार को निम्नलिखित में से किस से जोड़ा जा सकता है। A diet high in saturated fats can be linked to the which of the following। तो किससे लिंक हो सकता है दोस्तों, सही बताया आपने एकदम, डी ऑप्शन, क्योंकि सैचुरेटेड फैट्स जो है वो आपकी बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते हैं, हृदय रोग हो सकता है उससे आपको। जैसा कि चार्ट भी आपके सामने दिख रहा है, इसमें 3 तरीके के फैट दिखा रखे हैं और उनमें भी टाइप होते हैं। जैसे पहला है ट्रांस फैट, जो कि आपका मतलब कि बिल्कुल जंक फूड में रहता है। ठीक है दोस्तों, फास्ट फूड्स में, केक्स में, पैटीज़ में, चॉकलेट्स में, डीप फ्राइड फूड में। इसके अलावा सैचुरेटेड फैट्स, जिसकी हम बात कर रहे हैं कि भाई जिससे हृदय का रोग हो जाता है, कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ हो जाता है, वो भी अच्छा नहीं है, क्योंकि उसके सामने भी क्रॉस लग रखा है। ये 2 तरीके के होते हैं, एक होता है वेजिटेबल वाला, एक होता है आपका एनिमल वाला। ठीक है, और जो हमारी बॉडी के लिए थोड़ा अच्छा होता है वो होता है अनसैचुरेटेड फैट्स। ठीक है, इसमें भी 2 होते हैं, पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स और एक होता है मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स। ठीक है दोस्तों, बाकी उनके एग्जांपल्स आप नीचे देख सकते हैं। हालांकि ये मुश्किल पूछा जाता है, पर आपको नॉलेज में पता होना चाहिए कि पॉली अनसैचुरेटेड में कौन सा आता है, मोनो अनसैचुरेटेड में कौन से फैट्स आते हैं। जैसे पेपर में आ जाए ऑलिव ऑयल कौन से टाइप है, पॉली अनसैचुरेटेड, मोनो अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड, ट्रांस, तो वहाँ पे मुश्किल पड़ जाएगी आपको। तो थोड़ा बहुत आपको पता हो जब भी। तो ऑलिव ऑयल जो है वो काफ़ी महंगा भी आता है, इतना मतलब कि ईजिली नॉर्मल फैमिलीज़ में नहीं यूज़ होता है। 17 क्वेश्चन, कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में भारत किस स्थान पर समाप्त हुआ। इंडिया फिनिश्ड एट विच पोजीशन एट कॉमनवेल्थ गेम्स 2018। तो क्या रहेगा इसमें, एक बार देख लेते हैं हम लोग आपके सामने ही कि कितने मेडल्स रहे हैं। तो टॉप किसने करा था दोस्तों, टॉप कराया ऑस्ट्रेलिया ने, और इसको होस्ट किसने करा था, तो सही बताया वो भी ऑस्ट्रेलिया ने। और टोटल मेडल्स कितने हैं दोस्तों, 198 हैं। ठीक है, 198 टोटल मेडल्स है। और इंडिया कितने लाया था दोस्तों, 66, जिसमें 26 गोल्ड थे और 20 सिल्वर और ब्रॉन्ज थे। तो ये चीज़ आपको सामने क्लियर हो गई होगी। अब आ जाते हैं आज के आपके होमवर्क पे। ठीक है दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप इंस्टाग्राम पर हैं, अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, तो इंस्टाग्राम पे भी हमने अपना अकाउंट बना दिया है। वहाँ पे भी हम लोग आपके लिए जितने भी हमारे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट रहता है वो हम आपको ज़रूर प्रोवाइड करवाते रहेंगे। और वहाँ पे भी एक MCQ की सीरीज़ चलती रहेगी हमेशा आपके सामने, और MCQ क्वेश्चंस आते रहेंगे और उनके आंसर्स भी पता चलते रहेंगे। तो अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं, आप इतने मॉडर्न हो चुके हैं, इंस्टाग्राम अकाउंट आजकल हर कोई चलाता है, तो डिस्क्रिप्शन में पहली लाइन में ही आपको उसका लिंक मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन पे आज के। तो क्या कह रहा है, स्थिर हड्डी से जुड़ी मांसपेशी के अंत को कहा जाता है। स्थिर की बात हो रही है, याद रखें, बताइएगा आंसर जरूर आता हो तो। द एंड ऑफ द मसल डेट अटैच्ड टू द स्टेशनरी बोन। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं दोस्तों। 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस भारतीय एथलीट ने 2002 में अपने द्वारा स्थापित 1500 मीटर दौड़ के एशियाई खेलों का रिकॉर्ड रखा। विच इंडियन एथलीट होल्ड्स द एशियन गेम्स रिकॉर्ड फॉर 1500 मीटर रेस डेट शी एस्टेब्लिश्ड इन 2002। तो कौन है वो प्लेयर, उनके नाम बताइएगा। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है ये बिगिनर्स के लिए। 20th क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, हमारे को पता होना चाहिए, हालांकि इतना ज़्यादा आसान नहीं है। कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे। हु वॉज द फर्स्ट
इंडियन टू विन अ गोल्ड मेडल इन कॉमनवेल्थ गेम्स? तो ये आंसर तो ज़रूर बताइएगा सारे लोग, ठीक है। ऊपर वाला देखा जाएगा और टॉप वाला 18 क्वेश्चन भी इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, वो भी ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी है, क्योंकि काफ़ी अच्छे कंसेप्चुअल डाउट्स क्लियर करे हैं, तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एक बार को ये ना बताएं, लेकिन होमवर्क अगर आपको आता है तो वो ज़रूर बता के जाएं। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।